मलेशिया की सबसे बेस्ट मिठाई खाना, प्राइवेट बीच पर जाके स्विमिंग करना, बैट केव्स, रिवर क्रूज़, मगरमच्छ केव, सी ईगल्स, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और भी ढेर सारी मस्ती हमने लंकावी में की, जिसका मज़ा आप भी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैं अभी मलेशिया आया हुआ हूँ और लंकावी में आज मेरा दूसरा दिन है। अभी सुबह के करीब 10 बज रहे हैं। कल ट्रैवल करके काफ़ी थकान हो गया था और रात में भी नेक्स्ट डे का प्लान डिसाइड करते करते हम लोग को सोने में भी काफ़ी लेट हो गया, तो इसलिए इतना लेट उठे हैं। और उठने के बाद पता चला कि यहाँ काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो रही है। यहाँ का मौसम कोई ठीक नहीं है, कब क्या हो जाए, मतलब कब बारिश हो जाए और कब बारिश रुक जाए। थोड़ी देर में ही बारिश आशा है कि रुक जाएगी। वैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग लंकावी एडवेंचर एंड एक्सट्रीम पार्क जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए, जैसे रिवर क्रूज़, बैट केव्स, क्रोकोडाइल केव, बीच, स्विमिंग, फ्लोटिंग फिश वगैरह है वहाँ पे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है वहाँ करने के लिए। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। ये रही स्कूटी और हमारी 7 सीटर कार, जिस पे हम 9 लोग सवार होकर अपनी अपने सफ़र पर निकलेंगे। वैसे तो यहाँ खाने की काफ़ी दिक्कत है और हमें पता है कि हम लोग एक काफ़ी ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पे खाने वाने की दिक्कत हो सकती है, बिकॉज़ हम लोग के वहाँ पे सारे दिन की एक्टिविटी है और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और बारिश भी काफ़ी हद तक रुक चुकी है। तो निकलने से पहले हम लोगों ने घर में ही मैगी बना के थोड़ी थोड़ी खा ली थी। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एडवेंचर एंड एक्सट्रीम पार्क। ये है, अभी जस्ट हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करके आए हैं पार्किंग लॉट में। और एज़ एक्सपेक्टेड यहाँ हमारे खाने लायक कुछ नहीं था। पार्किंग से जस्ट थोड़ी दूर आने के बाद ही एक दो रेस्टोरेंट्स थे और वॉशरूम वगैरह के लिए भी जगह था वहाँ पे, लेकिन एज़ एक्सपेक्टेड वहाँ हमारे खाने लायक कुछ नहीं था। सो एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप मलेशिया आ रहे हो फर्स्ट टाइम एंड आप स्पेशली अगर वेजिटेरियन हो, तो आपको खाने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी आइटम वेज है कौन सी आइटम नॉन वेज है कहना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ कम्युनिकेट करना भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है जो इंग्लिश नहीं जानते हैं यहाँ पे। हमें स्वीट कॉर्न मिल गया था, तो हमने वही खाया, जो कि अराउंड 10 to 12 रिंगिट पड़ा था पर प्लेट। और उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वही अराउंड 200 to 240 रुपीज़ पड़ा था। वैसे यहाँ पे मैगी का एक ऑल्टरनेटिव भी है, कप नूडल्स, जिसमें वो लोग सिर्फ हॉट वाटर डाल के दे देते हैं और उसका कोई स्वाद नहीं होता है, बहुत ही बेकार लगता है। मेरे कुछ दोस्तों ने लिया भी था जैसे जैसे खाए हैं मजबूरी में। और यहाँ हम लोग एंटर कर रहे हैं एंट्री पॉइंट, जो कि यहाँ का है किलिम जियो फॉरेस्ट पार्क का। ये यहाँ का बहुत ही यूनिक प्लेस है, क्योंकि ये मलेशिया का सिर्फ इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पे आप लोगों को कोस्टल कास्ट और मैंग्रोव इको सिस्टम एक साथ देखने को मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको बोट बुक करना होगा, क्योंकि बिना बोट बुक किए आप यहाँ पे कोई जगह ही नहीं घूम सकते हैं। तो हम लोगों ने बोट पिछले रात को ही बुक कर लिया था, जो कि हमें 550 रिंगिट के आसपास पड़ा था। और एक बोट में लगभग 9-10 लोग एक साथ जा सकते हैं। हम लोग 9 लोग थे, तो हमें एक बोट पूरी मिल गई थी। और उसमें बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, हमने लिया था जिसमें वो हमें बैट केव्स दिखाएगा, क्रोकोडाइल केव दिखाएगा, ईगल्स फीडिंग वाला एक जगह है वहाँ वो हमें दिखाएगा, फ्लोटिंग फ़िश एक जगह है वो भी दिखाएगा, फिर एक जगह पे ले जाके वहाँ पे स्विमिंग करवाएगा और रंग बिरंगी मछलियाँ भी दिखवाएगा, और एक प्राइवेट बीच पर भी ले जाएगा। तो ये सारे एक्टिविटीज़ थी उस पैकेज में। वैसे तो ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत था,
लेकिन हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके आगे और भी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो जल्दी जल्दी से हम लोग बोट पे चढ़े। और ये बोट ऐसी थी कि जैसे अगर एक साइड में हम लोग ज़्यादा लोग बैठ जा रहे थे तो बोट लग रहा था कि ऐसे डूब जाएगी। सो बैलेंस करके हमें चढ़ना पड़ रहा था और ये ऑल्टरनेटिव करके बैठ रहे थे हम लोग। सो हमारा जब हमारा बोट स्टार्ट हुआ तो हमारा पहला स्टॉप था बैट केव्स। ये जो व्यू दिख रहा है, ये व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ थे। ऐसा लग रहा है कैमरे में तो खैर जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं उतना अच्छा तो खैर हम कैमरे में कभी कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका असली मज़ा तो खैर वहाँ जाके ही आएगा। खैर फिर भी कैमरे में जितना कैप्चर हुआ है उतना मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ट्रिप स्टार्ट होने के करीबन 4-5 मिनट बाद ही हम लोग बैट केव्स पहुँच गए। वैसे तो यहाँ पे कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये स्टार्टिंग में ये काउंटर बना हुआ है जहाँ पे वो आपको खड़ा करके एक फ़ोटो क्लिक करेंगे और अपना कार्ड देंगे, जिसको लाइक वो लोग जो फ़ोटो क्लिक किए हुए हैं उसको आप कलेक्ट कर सकते हो रिटर्निंग के टाइम, और उनका कुछ चार्जेस है जो वो लोग चार्ज करेंगे। यहाँ हमें बंदर बहुत ज़्यादा दिखे, काफ़ी ज़्यादा बंदर थे यहाँ पे। और यहाँ पे हर जगह वार्निंग भी दिया हुआ था कि अपनी चीज़ें बंदरों से बचा कर रखें, क्योंकि कब वो लेकर चले जाएंगे कोई ठीक नहीं है। और शुरू में तो हमें लगा कि यहाँ पे बैट क्या ही देखने को मिलेगा, यहाँ तो बंदर ही भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा था नहीं। और हाँ, बंदर से याद आया, हमने जब गाड़ी पार्क किया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने कॉर्न खाया था, स्वीट कॉर्न खाया था। तो वहाँ पे हमें बनाना भी मिला था। उस बनाना का सबसे यूनिक बात ये था कि उसका जो साइज़ था उसका जो साइज़ था वो हमारे जो एक नॉर्मल इंसान की जो उंगली होती है उससे भी काफ़ी छोटा साइज़ था वो, और वो देख के बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो खैर ये था वहाँ का बनाना। चलिए चलते हैं केव्स के अंदर और देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली में बैट्स दिखते हैं या नहीं।
ये मैनग्रोव पेड़ है। देखने में काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे, और यहाँ का हवा इतना फ्रेश था कि मान लो अगर आप दिल्ली से जा रहे हो एक हफ्ते के लिए मलेशिया, तो आप अपनी आयु 10 वर्ष और बढ़ा कर आओगे वहाँ से। वहाँ का एनवायरनमेंट इतना फ्रेश और इतना क्लीन है। हमें वैसे एक टॉर्च भी दिया गया था रास्तों को देखकर चलने के लिए, क्योंकि केव्स में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। लेकिन हम गधे लोग उन्हें बैट्स पर मार के देख रहे थे। तो एक्चुअली बैट्स पे टॉर्च मारने के लिए मना किया था उन लोगों ने, क्योंकि अगर उनको लाइट मिलेगी तो वो लोग उड़ जाएंगे। तो बट हम लोग उसको भी बैट को भी हम लोग टॉर्च जला कर देख रहे थे, क्योंकि हमें अच्छे से दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे एक कोबरा का भी प्लेस बना हुआ था। लिखा हुआ तो था कि खैर यहाँ पे कोबराज हैं, बट खैर हमने ऊपर जाकर पता करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि नो एंट्री लिखा हुआ था। और पता नहीं शायद हो, लेकिन हमें जाने की कोई चुल नहीं थी वहाँ पे।
इम्पैक्ट केव से निकलते वक्त हमने उनसे अपना फ़ोटोज़ तो नहीं लिया, बिकॉज़ वो उनका चार्जेस काफ़ी ज़्यादा ही बता रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था क्रोकोडाइल केव। इसका डिस्कशन हम लोग पिछले रात से ही कर रहे थे कि क्या हमें वहाँ पे क्रोकोडाइल देखने मिलेगा, और क्या कितने तादाद में वहाँ पे क्रोकोडाइल होंगे, और क्या पता हम लोग वहाँ गए और अगर हम लोग वहाँ गिर गए तो क्रोकोडाइल हमें खा जाएगा। तो ये सब डिस्कशन चल ही रहा था। तो जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे क्रोकोडाइल केव में, तो हम लोग देख रहे थे, खोज रहे थे कि क्रोकोडाइल कहाँ है कहाँ है। लेकिन बोट वाले भैया ने बताया कि यहाँ पे एक्चुअल में कोई क्रोकोडाइल नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है, ये शेप, ये एक्चुअली क्रोकोडाइल के शेप का है, इसलिए इसका नाम क्रोकोडाइल केव पड़ा है। और हमें इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ। खैर, लेकिन क्रोकोडाइल की कमी उसकी माँ ने पूरी कर दी। उसकी माँ से मेरा मतलब है ये कोमोडो ड्रैगन ने, ये जो आपको दिख रहा है अभी पानी में। और इस अभी थोड़ी देर पहले जो आपको केव दिख रहा था वही था क्रोकोडाइल केव। हम लोग उसमें और अंदर तक जा सकते थे, लेकिन उस समय पानी का स्तर काफ़ी कम था। तो क्योंकि हम लोग 9 लोग बैठे हुए थे ऑलरेडी बोट में, तो वो जाके ज़मीन से टच हो जाता, तो फिर हम लोग का बोट आगे नहीं बढ़ पाता और हम लोग वहीं फंस जाते। तो ये बोट वाले भैया ने बताया, तो हम लोग उसके अंदर नहीं गए और हम लोग को बाहर से ही घूम के आना पड़ा। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था फ्लोटिंग फिश फार्म। और वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था, जहाँ पे बेसिकली ऐसा था कि वहाँ पे कुछ मछलियाँ वो लोग पाले पाले हुए थे, जिसकी फार्मिंग करते हैं वो लोग। और उसमें से अगर आप कोई भी उनको बताओगे कि आपको ये खानी है, तो वो उसको आपके सामने कुक करेंगे और फिर आपको उसको बनाकर आपके सामने ही आपको देंगे। फ्लोटिंग फ़िश फार्म में पहुंचने के बाद हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी करी, क्योंकि यहाँ से भी व्यूज़ बहुत अच्छे थे। और उसके बाद हमने ये मछली टच करी, सब ने बारी बारी से। स्टिंगरे फिश, वो उसको चारा डाल रहा था और वो उसके वजह से वो मछली तैर के ऊपर आ रही थी और हम लोग बारी बारी अपने हाथों से उसे छू रहे थे और देख रहे थे कि उस टच करने में कैसी लग रही है वो। तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का। और ये जो आपको सामने दिख रहे हैं बहुत सारे पॉन्ड जैसे बने हुए, उसमें वो लोग
फ़िश की फार्मिंग करते हैं जिसमें तरह तरह के फ़िशेस हैं। हमने यहाँ से कुछ खाया नहीं। यही सब करने के बाद हम लोग आधे घंटे से 1 घंटे में यहाँ से निकल लिए। फ्लोटिंग फ़िश फार्म घूमने के बाद हम लोग अपने अगले स्टॉप ईगल्स वॉचिंग के लिए निकल पड़े। और बेसिकली वहाँ पे आप इस पैकेज में अगर इंक्लूडेड है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और वहाँ पे वो लोग आपको बोलते हैं कि आपको ईगल फीडिंग करना है या नहीं करना है, जिसमें आप बिल्कुल ना करना, क्योंकि कुछ होता नहीं है। वो लोग ब्रेड लेके जाते हैं और उसका एक अलग से ही चार्ज करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वैसा कुछ नहीं होता है। आप वैसे भी जाओगे वहाँ पे तो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप 2 तरह के ईगल देख पा रहे होगे। एक ब्राउन ईगल है जो यहाँ का लोकल ईगल है,
यहाँ लंकावी का लोकल है वो। और एक ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, ग्रेइश ब्लैक में होगा, जिसको सी ईगल कहते हैं। वो यहाँ का लोकल नहीं है, वो लोग सी से उड़ के कहीं से आते हैं। ये हमारे बोट वाले भैया ने हमें ये बताया। केव्स और फिश फार्म की एक्टिविटीज़ करने के बाद दिन का हम लोग सबसे बेस्ट व्यू देखने वाले थे, जो कि आप लोग भी अभी यहाँ से देख पा रहे होंगे। ये हम लोग रिवर से अब हम लोग समंदर की तरफ जा रहे हैं और सामने दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोग एक पास को क्रॉस कर रहे हैं और उस पास के बाद आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ समंदर और आकाश के अलावा। और ये सामने जो दिख रहा है, अभी दिखेगा आपको, ये है शू आइलैंड। ऐसे खैर इस फ़ोन में वो एंगल कैप्चर नहीं कर पाया, बट थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये प्रॉपरली जब आप अपने नेकेड आई से इसको डायरेक्टली देखते हो तो समझ में आता है कि इसे शू आइलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली शू के शेप का है। किलिम जियो फॉरेस्ट पार्क फर्स्ट जियो पार्क है साउथ ईस्ट एशिया रीजन का, जो कि 2007 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से का भी खिताब मिला हुआ है। और ये लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये जो नेचर रिजर्व है। इसके बाद हम लोग स्विमिंग करने के लिए निकल पड़े, जो कि बोट वाले भैया ने हमें ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स बोट राइड करवाया उस जगह पे जाने के लिए। और इतना तेज़ बोट चल रहा था कि हम लोग लिटरली, हमें वहाँ बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं।
बोट राइड के पहले ही वो लोग आपसे पूछेंगे कि आपको स्नॉर्कलिंग करना है या नहीं। मैं तो कहूँगा आप हाँ कह देना, क्योंकि वो लोग उसके अकॉर्डिंग ही वो स्नॉर्कलिंग किट बोट में रखते हैं। और यहाँ पे आके इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये तो खैर मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने और ज़्यादा ही इन्जॉय किया, और इसी चक्कर में हम लोग ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाए, लेकिन जो भी बना पाए ये आपके सामने। और ये रंग बिरंगी मछलियाँ वहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे। और फाइंडिंग नीमो में जो मछली थी वो भी शायद मेरे कुछ दोस्तों ने देखा था, बट खैर मुझे तो नहीं दिखा। हम लोगों ने 1 घंटे तक वहाँ स्नॉर्कलिंग किया, और रिटर्निंग वक्त भैया ने एक जगह पे यहाँ रोका जो काफ़ी प्राइवेट बीच टाइप्स वाइब दे रहा था, जहाँ पे सिर्फ हमारे अलावा और कोई नहीं था। हमने यहाँ पर भी आधे घंटे से अधिक ही काफ़ी समय तक यहाँ पर स्विमिंग करी और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि हमारे अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं दिख रहा था दूर दूर तक। तो ये एक बहुत ही सुंदर हमें लगा। हाँ, और एक चीज़, स्नॉर्कलिंग करते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप साइड में बीच की तरफ आप ज़्यादा मत जाना स्नॉर्कलिंग करते वक्त, क्योंकि आपको सी उर्चिन्स पैर, हाथों में, बॉडी में गड़ सकते हैं, जो कि उस समय बहुत ही पेनफुल होते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग को ये चीज़ नहीं पता थी, और हम लोग वेव्स की वजह से किनारे की तरफ जा रहे थे, तो हम ऑलमोस्ट सभी लोगों को सी उर्चिस ने काट लिया, और हमारे हाथ पैर में काफ़ी टाइम तक दर्द था, और वो गड़ गया था। तो वो बेसिकली उसमें हाथ में या पैर में जब गड़ता है तो गड़ के उसी में टूट जाता है, और वो चीज़ काफ़ी पेन कर रहा था। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। ये जो आपको इतने खूबसूरत पहाड़ यहाँ पर दिख रहे हैं, ये कई करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स से बने हुए हैं, और यही यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाते हैं काफ़ी ज़्यादा। दिन भर सिर्फ मैगी और स्वीट कॉर्न और वो छोटा सा बनाना खा के रहने के बाद, और इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद भूख तो काफ़ी ज़्यादा ही लगी हुई थी। तो हम लोग रिटर्निंग वक्त इंडियन रेस्टोरेंट खोजने की कोशिश कर रहे थे, बट हमें मिल नहीं रहा था। तो मुश्किल से हमें एक अरबिक रेस्टोरेंट मिला, जहाँ पे खाना ठीक ठाक था, बट कुछ कुछ आइटम्स थे जो बहुत ही बकवास थे। लेकिन वहाँ पे हमने मलेशिया की सबसे बेस्ट मिठाई खाई, जो थी वहाँ की कुनाफा। तो यही थी हमारी पूरे दिन की कहानी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए एडवेंचर्स के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। लव यू ऑल, बाय।